नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और हेडलाइंस में आज भी हमारे पास 3 खबरें हैं। तो सबसे पहली खबर की तरफ हम चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत डिटेल्ड खबर जो है वो की है इफ्तिखार फिरदौस और एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने, जो कि खुद द खुरासान डायरी के अंदर पब्लिश हुई है। उसके हवाले से मैं मज़ीद बात करूँगा, उसको ज़रूर आपने सुनना है। पहले मैं 2 जो खबरें हैं उनके हवाले से बात कर लूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जी खैबर पख्तूनख्वा से। सवात से आज एक सहाफ़ी फयाज़ ज़फ़र अचानक जो है वो अरेस्ट हो गए 3MPO के तहत, और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोर-ओ-गुल था। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेशनली भी इसके हवाले से बात की गई। सहाफ़ियों ने जो है वो आवाज़ उठाई, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, पॉलिटिशियंस ने, मुख्तलिफ लोगों ने, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट्स ने, सहाफ़ियों ने, और उन्होंने ये कहा कि जी इनको ये उठाया गया है। पता ये चला कि जनाब वो वापस तो आ गए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो है वो इस पर नोटिस भी लिया, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने उनकी जो रिहाई है, बाजियाबी है, वो भी यकीनी बनाई। पहले भी ये कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए थे, गायब हुए थे इसी तरह से, तब भी उनके दोस्त परेशान हो गए थे, फिर बहरहाल मिल गए थे। अब हुआ ये कि जनाब आज जो है वो काफ़ी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये स्टेट के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे, स्टेट की एजेंसीज़ की फेलियर के हवाले से, सवात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके हवाले से। तो उस पर कुछ लोगों ने जो है वो इनके साथ ये जुल्म किया है। उससे लगा ऐसा कि जैसे शायद वो रियासत के खिलाफ भी बात कर रहे थे, मगर जो मैंने उनको फिर देखा, वापस वो अब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने देखा उनकी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर जाकर, और उससे यही अंदाज़ा होता है कि वो यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से वो बात कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उनका जो मेनली फोकस है वो पुलिस है, और पुलिस ने ही उनको उठाया। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब की अगर आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने भी यही बात की है कि अपना ओहदा जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो पावर का गलत तरीन इस्तेमाल है। और यही वजह थी कि वो क्योंकि पुलिस के खिलाफ बात कर रहे थे, पुलिस ने जो अपनी FIR दर्ज की उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जी इनकी जानिब से जो है ना वो इस किस्म की बातें की जाती थी कि पुलिस के जिससे हमारा मोराल डाउन हो जाता है बेचारों का ना। तो मट्टा के मिसाल के तौर पर पुलिस जो स्टेशन है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि जी एक नौजवान है सनाउल्लाह के नाम से, उसकी पुलिस की कस्टडी में हलाकत हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर एक वीडियो उन्होंने पब्लिश की हुई अपने ट्विटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों ने उसका घेराव किया हुआ है। या एक और जगह पर उन्होंने बताया कि जो 2 मुसल्लह अफराद ने जो है वो एक इंतहाई बिजी रोड के ऊपर एक नौजवान को अगवा कर लिया, या लोगों ने फिर वो पुलिस की जानिब से बगैर कोई वजह बताए लोगों को अगवा करने के हवाले से भी बातचीत हमेशा से अपने ट्विटर के ऊपर करते रहे हैं। तो उनका जो मेनली मसला था वो पुलिस के साथ ही था, और पुलिस ने ही उनके साथ जो है वो बदला लेने की कोशिश की थी। DPO साहब, और उन्होंने बाद में ये लिखा भी है कि जी ये मुझे जो क्राइम माफिया है और जो पुलिस है ये साथ मिले हुए हैं, और ये मेरे खिलाफ जो है वो ये काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के भी हैं जो ड्रग्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं। पहले भी पिछले साल भी 2 अफराद जो 2021 में मुझे याद है 2 अफराद कत्ल हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों जर्नलिस्ट थे, और उनका भी कसूर यही था कि उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बात कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला शायद गालिबन है। बहरहाल इन्होंने पुलिस की अट्रॉसिटीज़ को जो है वो आवाज़ उठाई थी, और एज सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वो कोई फौज के खिलाफ बात की होगी, फौज ने फिर बदला लिया होगा, वो वाला मामला यहाँ पर नहीं है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख जो कि लाहौर हाई कोर्ट से हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, और ख़ास तौर पर पिछले 3-4 साल में बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। कम से कम 2016-17 से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल में बहुत तेज़ी से जो है वो ये मामला उठा है। और सिर्फ इस साल में 22 ऐसी अहमदियों की इबादत गाहें हैं जिनके ऊपर हमले किए गए, या उनको तोड़ा गया, या कुछ किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो मीनार तोड़ना या उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको तोड़ना, ये पाकिस्तान का पीनल कोड इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने साथ साथ पुलिस को, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो अक्सर इस तरह के मामलात में खुद मुलव्वस होती हैं। बहुत सारी वीडियोस में तो आपको नजर आएगा कि पुलिस जो है वो जाके उनकी कब्रों को तोड़ रही है। वो कहेंगे कि जी मुसलमान जो है ना वो ऐसे बंदा दफनाते होते हैं, तो ऐसे बंदा ऐसे ही दफनाया जाता है, वो कोई पत्थर कोई स्टोन वगैरह लगा देते हैं, कहते हैं इस तरह नहीं लगाना जी क्योंकि इस तरह मुसलमान लगाते हैं, भाई तुसी मान लें, कोई और नहीं कर सकता इस तरह से। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जी ये कोई इजाज़त नहीं हो सकती इसकी, और ये जो आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के पीनल कोड के सेक्शन 298B और सेक्शन 298C, ये कहीं से अलाउ नहीं कर रहे आपको कि आप ये वाली चीज़ें भी करना शुरू करते हैं। फिर जो जजमेंट है उसका पैराग्राफ नंबर 15 जो है वो आप पढ़ें तो बहुत ही उन्होंने प्रोफाउंड किस्म की उन्होंने बात बड़ी काम की है। उन्होंने कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो मीनार हैं
ये मुसलमानों का तर्ज तामीर है, जो कि है, मतलब मुसलमान आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी मसाजिद में अमूमन आप देखते हैं कि मीनार होते हैं, लेकिन ये कोई सिर्फ हमारा कोई इसके ऊपर जो है वो कब्जा नहीं है कि कोई और मीनार नहीं बना सकता, और ना ही ये हमने ईजाद किए हैं, ना ही हमने डिस्कवर किए थे पहली दफ़ा। जो ग्रीक्स थे वो भी इसी तरह से किया करते थे। यूनानी तर्ज तामीर से ही कहा जाता है कि मुहक्किकीन कहते हैं कि मुसलमानों ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनकी भी जो कॉल फॉर प्रेयर होती थी वो इस तरह के मीनार होते थे और वहां से खड़े होकर दी जाती थी। जो अव्वलीन मुसलमान दौर है उसमें तो मुसलमानों ने मीनार नहीं बनाए। जो मस्जिद नबवी थी जहां से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मीनार अजान दिया करते थे, उसके ऊपर कोई मीनार नहीं था उस जमाने में। और मसाजिद में तरीका यही था कि मसाजिद की जो सबसे ऊंची छत होती थी मस्जिद की, उसके ऊपर खड़े होकर जो है वो अजान दी जाती थी। तो ये उन्होंने कहा कि ये आपका कोई मतलब राज नहीं है कि आपके अलावा कोई और मीनार नहीं बना सकता। तो कहते हैं कि ये तर्ज तामीर है, ये सिर्फ मुसलमानों की आइडेंटिटी नहीं है, कोई और लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। और उन्होंने फिर सख्ती से मना किया। उन्होंने फिर और भी मिसालें दी हैं, पैराग्राफ 16, 17, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें पहली दफा 2014 की जो जजमेंट है उसके बाद एक मरतबा फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये तीसरी बड़ी जजमेंट है ये इस हवाले से। और कम से कम पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कान होने चाहिए इसके बाद कि भाई हमने इसमें मिलकर नहीं करना ये काम। अगर कोई कर रहा है आप रोक नहीं पाते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। या आपको लगता है कि भाई दहशतगर्द इतनी मुल्क में जगह जगह एक जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी फैली हुई है, तो हो सकता है और लोग भी कर रहे हों, खुद ही अवाम जो है वो, लेकिन कम से कम पुलिस रोक नहीं सकती तो कम से कम मिल के ना करे ये काम। और मेरा तो ख्याल है कि रोकना चाहिए। ये भी हमारी जो है ना वो हम पास देने की कोशिश करते हैं अक्सर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि भाई उनका क्या कसूर है, वो बेचारे क्या करते। लोग ही सारे के सारे दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट हैं या जहनी मरीज हैं या इंतहा पसंद हैं, वो अपनी जगह। लेकिन पुलिस का काम है कि वो रोके। पुलिस अगर 9 मई के लोगों को पकड़ सकती है तो जड़ावाला के लोगों को भी पकड़ सकती है। पुलिस का काम है कि रोके, हर हाल में रोके। अगर आप 12,000 पीटीए के कारकुन पकड़ सकते हैं तो आप 400-500 जो जड़ावाला के वाकये में मुलविस लोग हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। और जो ये अहमदियों की इबादत गाहों को जगह जगह जलाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है या फाड़ा जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको भी आप रोक सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है इफ्तिखार फिरदौस और एहसानुल्लाह टीपू महसूद की। ये द खुरासान डायरी की एक्सक्लूसिव है और उन्होंने लिखा है क्रीपिंग आइडियोलॉजी द जनरेशन जी फ्रीलांसर्स ऑफ द ISKP। तो उन्होंने बताया कि जनाब एक नौजवान जो कि अभी हाल ही में पकड़ा गया इस्लामाबाद से, हमजा मदनी इसका एलियस है। और हमजा इसका मतलब असली नाम नहीं है, कुछ और नाम है इसका, लेकिन मदनी उसके नाम के साथ लगता था। पुलिस आई और वो ड्रामाई किस्म की उन्होंने स्टार्टिंग की। उन्होंने कहा कि आप हैं सलफ़ी मदनी। तमाम लोग जो हैं वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, घर वाले भी देख रहे थे। और उसने शर्माते हुए कहा कि हाँ जी मैं ही हाँ। तो फिर उसको पकड़ के वो पुलिस वाले ले गए। तो फिर उस पर उन्होंने बताया कि उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो उसके साथ इंटरव्यूज़, गालिबन मुझे लगता है कि ये इंटरव्यूज़ हैं या शायद उनको एक्सेस दिया गया जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने रिकॉर्ड किया उस तक। तो उसने बताया कि जी ये किस तरह से। और फिर उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल में वीडियो आई थी जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को तब्दील करने के हवाले से बात की जा रही थी। और उसके अंदर कहा गया था कि जी हमें दहशतगर्दी करनी चाहिए, जो थ्रेट जो करने और उस मतलब लोगों को मारना चाहिए। इसमें पोटेंशियल टारगेट्स फॉर अटैक्स भी बताए गए थे, जिसमें इमरान खान और शहबाज शरीफ जैसे जो 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और भी लोगों की बात की गई थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो फिर इन्होंने ये कहा था कि CPEC जो है इसके ऊपर भी हमें हमले करने चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। और इन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान के अंदर जैसे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज, रशियन और पाकिस्तानी जो सिविलियंस हैं उनको भी अटैक किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो है वो एक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और हमेशा से इसके बड़े अच्छे ग्रेड्स रहे थे। ये बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा था, लेकिन ये इस काम में लगा हुआ था। उसने फिर उसकी जर्नी फिर पूरी बताई है कि कोविड-19 के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हुई तो इंटरनेट कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। इसने फिर इंस्टाग्राम पर एक जिहादी आस्पेक्ट जो कि एक अगेन मेड अप नेम है, सूडोनिम है, उसको इसने फॉलो करना शुरू किया, जिसके अंदर सीरिया और इराक से अक्सर वीडियोज़। और फिर जो वो वीडियो थी उससे बड़ा ये फैसिनेट हुआ। वीडियोस की बड़ी हाई क्वालिटी थी, उसके अंदर जिस तरह के वो इफेक्ट्स यूज़ हो रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया कि कैपकट का लोगो जो है वो उन्होंने देखा और ये खुद भी कैपकट से वाकिफ़ था। इसने फिर जो है वो कुछ कमेंट्स के अंदर लोगों से बात की। फिर एडमिन से इसने डायरेक्ट ग्रुप के अंदर चला गया, DM के अंदर। फिर उसने एक और ग्रुप के इसके अंदर ऐड कर दिया। उस ग्रुप के अंदर और भी ज़्यादा लोग थे, कोई 150 के करीब अफराद थे।
फिर इनको आपस में मज़ीद एक दूसरे के साथ अच्छी इंटरेक्शन हो इनकी, उसके लिए इनको गेमिंग के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी ऐड किया गया, जिसमें वोल्फेनस्टीन, कॉल ऑफ ड्यूटी और असैसिन्स क्रीड जो है वो 3 बड़ी पॉपुलर गेम्स थी इन बच्चों के लिए। फिर उन्होंने बताया कि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे, मतलब अलकायदा के भी थे, आईएसकेपी के भी थे, और उन्होंने ये देखा कि अलकायदा के लोग जो हैं वो इनफ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो अप्रोच है वो इतनी अडेप्टेबल नहीं है, जबकि जो आईएस है वो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अपील करती है, उसका टारगेट भी वही होते हैं, और फिर उनसे वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी बड़ा तेज़, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा एडवांस किस्म का प्रोपेगेंडा लेवल है, और वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनको फिर कनाडा और जर्मनी से कुछ लोग मिले जो कि बड़े ज़बरदस्त ट्रांसलेटर्स भी थे। फिर उनको एक अरब मिला जिसका नाम अब्दुल्ला था, अब असली नाम क्या था हमें नहीं पता। फिर उसने कहा टेलीग्राम का एक चैनल था, उसके अंदर उसको क्योंकि एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप था इसके अंदर उनको ऐड किया, और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस मुख्तलिफ किस्म के इनको जो मिलते थे, तो फिर खुद ब खुद जो पैरिश हो जाता है मैसेज डालने के बाद, कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। तो प्राइवेसी फीचर्स इनके बहुत अच्छे थे, इसलिए इसको टेलीग्राम के ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया। फिर वो बताते हैं कि आने वाले महीनों में उनको फिर ये भी टारगेट किया गया कि भाई तुम उसका नाम क्योंकि हमजा मदनी था, तो फिर वो मदनी के नाम से उन्होंने कहा कि तुम बरेलवी हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी जो है वो सूफी है और तुम अच्छे नहीं हो, फलाना फलाना। तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सलफ़ी वीडियोस के हम किस तरह से, हमारी आइडियोलॉजी क्या है और सलफ़ीज़ किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रिम करना शुरू कर दी अपनी दाढ़ी को, उस तरह से आहिस्ता उसमें चेंजेस आना शुरू हुई। और फिर वो बताते हैं कि जी जो उसकी जो पर्सुएशन थी वो ये थी उसके रिक्रूटर की कि पश्तून आइडेंटिटी जो है उसको उसके खिलाफ वो बात करता था। ये एक पैटर्न है पूरी, आप अगर देखें आईएस का भी, तालिबान का भी, अलकायदा का भी, कि जो आपकी पुरानी आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको वो हॉरिजॉन्टली फिर वो कट करते हैं, आपकी जो सोसाइटी के अंदर हायरार्कीज़ होती हैं उनको, कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमन कमेटीज़ जो ट्राइबल एल्डर्स थे उनके ऊपर मलकान थे, उनको बड़ी तादाद में कत्ल किया था तालिबान ने जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू की थी 2008, 9, 10, 11 में बहुत बड़ी तादाद में अमन कमेटियाँ बनी थी, उनको फिर कत्ल ये करते थे, क्योंकि ये उन ट्राइबल हायरार्कीज को अगर तोड़ेंगे नहीं तो फिर इनका प्रोपेगेंडा या इनकी जो चौधराहट है वो नहीं बन सकेगी। उसके बाद वो बताते हैं कि इसके अपनी जो हिस्ट्री है इस बच्चे की वो ये है कि इसका जो बाप था वो इसकी माँ को मारता था, इसकी फैमिली जो है वो इसको, इनके फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, ये हमेशा से आइसोलेशन में रहा था, इसके ऊपर बाप जो है उसकी बड़ी सख्ती थी, घर वाले जो है वो कुछ करने नहीं देते थे, माँ को वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, माँ उसको देखता था। तो उसके बाद बाप कत्ल हो गया, तो फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम लोगों ने खुद ही कत्ल किया है। उसके बाद इन्होंने इनसे जो है वो इनकी सारी जायदाद भी छीन ली। तो अब इसका मौका आ गया जब इसको आईएस वालों ने कहा कि तुम हमारे लिए वीडियोस बनाओ, तो इसको लगा कि जी अब मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने का कोई मौका आ गया। तो उन्होंने जो बंदा ढूंढा वो भी वो था जो मतलब एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इश्यूज से जो है वो गुजर रहा था। फिर उसने कहा कि इंडिया में भी उसने जो है वो बंदे थे, उसका नाम था मुल्ला गाजी, खुद ये हमजा गाजी साहब बन गए थे। वो इंग्लिश उनका जो चैप्टर है वॉइस ऑफ खुरासान उसको वो एडिटिंग करता था। फिर इसने उसके लिए भी बताया, फिर उसने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड्स को भी मैंने बताया कि मैंने जो है वो उसके लिए कर रहा हूँ, पब्लिशिंग कर रहा हूँ और मैं वीडियोस बना रहा हूँ आईएस के लिए। तो मैंने उनको बताया हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा आर्टिकल रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि विकीपीडिया से सारा, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हैवीली रिलाई करता है विकीपीडिया के ऊपर, और यहाँ पर तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेज ऐसे होते नहीं है, चाहे आप जितने ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो उन्होंने यहाँ से भी भाई साहब ने जो है वो करके दिखा दिया, लेकिन पता ये चला कि नहीं जनाब ये तो आपका आर्टिकल जो है हमें ओरिजिनल चाहिए। तो फिर वो बताते हैं कि जी पूरी क्लास को पता था, सारे स्कूल के बच्चों को पता था, स्टूडेंट्स को, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स को पता था, लेकिन किसी ने उसकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। सब लोग जो थे वो बड़े इंट्रीग्ड थे, बड़े फैसिनेटेड थे कि भाई हमारा जो बच्चा है ये कैसे उल्टे काम में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है वो फिर जब कहना तो इसका ये है कि जी मैंने जो है वो बुरे काम में कभी हिस्सा नहीं लिया, मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, फिजिकल हार्म किसी को नहीं पहुंचाया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके पास एक मैनुअल मिला है जिसमें ये बम बनाने का तरीका भी जो है वो मौजूद था। तो ये मतलब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता पागल होता चला जाता है। हुआ इन दी एंड ये कि एक इसको वीडियो बनाने के लिए दी आईएएस वालों ने, वो 21 दिनों के अंदर बनानी थी, ये डेडलाइन मीट नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा हम तुम्हें कभी कोई काम नहीं देंगे। ये कहीं चाय शाय पी रहा था किसी ढाबे पे अपने दोस्त के साथ, इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, बीच में इसके बहुत सारे दोस्त थे जिनको इसने रिक्रूट भी करवाया, जिन्होंने वीडियोस भी बनाई कि वो दहशतगर्द, वो दाइश की जो है वो बैत कर चुके हैं। फिर इसने जाके वो गाड़ी के अंदर बैठ के इसने जब वो मैसेज पढ़ा तो फिर इसने कहा कि हमें अब जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर दाइश की आमद का ऐलान जो है वो करना होगा। फिर इन्होंने वीडियोज़ बनाई, सरीना होटल उसके बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था, वो वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई और वो बहुत सारे लोगों ने देखी। फिर उसी से जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी अलार्म हुई और उन्होंने फिर मुख्तलिफ अपने जो टूल्स थे उनको एम्प्लॉय किया और फिर इसको पकड़ा
और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पकड़े गए हैं और पता ये चलता है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नौजवान वो इस तरफ से ही पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जो यंगर जनरेशन ऑफ जिहादिस्ट्स है ये आइडियोलॉजिकली इतने मोटिवेटेड नहीं है नज़रियाती तौर पर, बल्कि ये जो इनकी फैमिली के अंदर इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो इनके मेन फोर्सेज हैं जो ड्राइव कर रही हैं इनको इस तरफ ले जाने के लिए। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका था मदरसों से लोगों को रिक्रूट करने का वो अब ख़त्म होता जा रहा है और दाइश जो है वो अब पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को, वैसे तो हमेशा से बड़ी तादाद में, मतलब एमन अल-ज़वाहिरी साहब जो है वो डॉक्टर हैं या थे, और जो उसामा बिन लादेन है वो अमेरिका, यहाँ तक कि इनके सबके इमाम जो हैं मौलाना मौदूदी साहब वो भी एक जर्नलिस्ट थे, और जो दूसरे इमाम जो दहशतगर्दों के इमाम आप समझे जाएंगे सलफ़ियों में या खिलाफतिस्ट्स में मौलाना मौदूदी, और खिलाफत कायम करने के लिए वायलेंट मीन्स को एम्प्लॉय करने के लिए जो सबसे बड़े इमाम हैं सैयद कुतुब, वो भी अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने जाकर, वो इंजीनियर थे और अमेरिका में जाकर उन्होंने वहां पर देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ बहुत खौफनाक, जो ये तो बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के अंदर, तो बड़ी बेरारवी है। तो उनका भी जो दिमाग खराब हुआ था वो 1960s में सैयद कुतुब, या 50s 60s में जो सैयद कुतुब का भी जो दिमाग खराब हुआ था वो अमेरिका जाकर ही हुआ था। तो वो भी पढ़े लिखे आदमी थे बड़े, मतलब वो और वो अमेरिका एम ही नहीं गए थे, वो पढ़ने के लिए ही गए थे, वहां पर वो पढ़ रहे थे। तो वो भी है, और साथ वो कहते हैं कि जी ये जो आईएस है वो नौजवानों को कर रही है, और फिर हमारा जो हमें लगता है कि जो सिर्फ मजहबी एजुकेशन जो है वो सिर्फ हमारे मदरसों में मिल रही है, और जिन इंस्टीट्यूशंस को हम रिलेटिवली सेक्युलर समझते हैं वो सेक्युलर एज सच है नहीं, वो मजहबी तालीम ही दे रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री की किताब उठाकर देख लें, पहला चैप्टर जो है वो ये बता रहा है आपको कि मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री क्या है, दूसरा फिजिक्स के अंदर चले जाए मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या क्या इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। आप अपनी एवरीडे साइंस का जो पेपर है जो शायद अब कुछ और कहलाता है, जो सीएसएस के लिए अगर आप उसकी तैयारी करना शुरू करें, उसके पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर इस्लामिक साइंटिस्ट का उसकी जो किताबें हैं उसके अंदर बहुत बड़ा चैप्टर जो है वो पोर्शन जो है वो इस चीज़ पर है कि मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स साइंस और इस्लाम की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स साइंस। मैंने ऐसी किताब भी देखी है पाकिस्तान की ही अंदर ही पढ़ाई जाती, जो कि टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, जिसके अंदर एक आर्टिकल है जो एवोल्यूशन को प्रूव कर रहा है, डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है कुरान के अंदर से आर्गुमेंट्स निकालकर। अगर आपने एक साइंटिफिक आइडिया को डिस्प्रूव करने की कोशिश करनी है तो उसका जो काउंटर आर्गुमेंट होगा वो भी साइंटिफिक होगा। वो इल्हामी किताब जो कि मैं तो समझता है जिसकी इंटरप्रिटेशन भी आप खुद कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो एवोल्यूशन के हक में डॉक्टर हमीदुल्लाह के दलाइल भी पढ़े हैं, जो कि एक देवबंदी स्कॉलर हैं और बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उनकी बेशुमार किताबें हैं इल्मुल हदीस के ऊपर, और उनके लेक्चर्स जो मैंने पढ़े हैं, मैंने तो खुद उनको देखकर उसके अंदर आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर उनसे एवोल्यूशन के मुतालिक भी सवाल हुआ, और उन्होंने एवोल्यूशन को बताया कि ये एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं कुरान की आयत से उन्होंने और हदीस से उन्होंने साबित किया कि ये कहीं से इस्लाम को कहीं से डिनाई नहीं कर रहा है एवोल्यूशन। कुरान की मुख्तलिफ लोगों ने जो इंटरप्रिटेशंस की हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरह निसा की आयत हैं जिसके अंदर ये बात हो रही है कि, लेकिन उन साहब को क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करनी थी, साइंस को उन्होंने डिस्प्रूव करना था, उन्होंने एक ऐसी इंटरप्रिटेशन को इस्तेमाल किया जो कि उनके छोटे जहन, उनके कम इल्मी को जाहिर ज़्यादा करती थी, कुरान की वुसअत को जो है वो किसी सूरत कम नहीं कर रही थी। तो ये जो हमारी गलत पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम को गलत लोगों के हाथ में दिया जाना, और फिर उसके बाद फेलियर टू अंडरस्टैंड कि हमें साइंस की कितनी अहमियत, की क्या अहमियत है, क्या हमें करने की ज़रूरत है, वो सब फेलियर जो है वो हमें फिर इस तरह की रिक्रूटमेंट में और इस तरह की स्टोरीज में नज़र आता है। और ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे दर्जनों वाक़यात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर भी मौजूद है। वहाँ पर भी आइडेंटिटी क्राइसिस इसी तरह के मुसलमानों के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जहाँ पर हम कर सकते हैं, जो कि हमारी रियासत है, हमारी स्टेट है, हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, और हम डेमोक्रेसी के ज़रिए अपनी आवाज़ को, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस मकसद के लिए उठा सकते हैं कि हमें अपने स्कूल के करिकुलम्स में, अपने कॉलेज के करिकुलम्स में हमें ये मजहबी इंतहा पसंदी ना पढ़ाई जाए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये आप ज़रूर पढ़ें, SKD की TKD की सॉरी, द खुरासान डायरी, और मैं इसको जो है वो हमारी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे रहा हूँ। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी एंड एवरीवन मस्ट रीड इट, और इसके अंदर जो डिटेल्स हैं जो मैंने अभी नहीं बताई हैं वो भी आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। एक्सीलेंट वर्क एंड यू मस्ट रीड इट। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।